जनवरी की कड़कड़ाती ठंड थी। अपने गांव जाने के लिए नकुल बस में बैठ चुका था। शायद मौसम का ही असर था कि ड्राइवर कंडक्टर के अलावा बस के अंदर सिर्फ 5 लोग ही यात्रा कर रहे थे। बस धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी और बाहर हर तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा था। तभी कुछ देर बाद ड्राइवर ने बस रोकते हुए कहा, यहाँ पर बस 10 मिनट रुकेगी, जिसको फ्रस होना है हो लो, फिर अगला स्टॉप रामगंज होगा। ड्राइवर की बात सुनकर बस में बैठी बाकी सवारियों के साथ नकुल भी उस छोटे से ढाबे पर नीचे उतर गया। यह एक छोटा सा सुनसान ढाबा था जिसके दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। नकुल एक कप चाय पीने की इच्छा से ढाबे के अंदर चला गया था। बस में बैठी बाकी की 4 सवारियां भी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। नकुल ने दुकानदार से कहा, भाई 1 कप मसाला चाय देना। चाय तो है लेकिन मसाला चाय नहीं है, दुकानदार ने उत्तर दिया। तो इसमें क्या परेशानी है, जल्दी से बना दो, दुकानदार हंसते हुए बोला। अरे साहब जी, आप रेस्टोरेंट में नहीं खड़े हैं, यह जंगल वाला ढाबा है और आप जिस बस से आए हैं वह अगले 7 मिनट में यहाँ से निकलने वाली है। अरे यार, तुम तो नाराज़ होने लग गए। अच्छा ठीक है, तुम चाय तो दो, बस में कुल 5 सवारी हैं, उन्हें भी छोड़ जाएंगे क्या, नकुल ने हंसते हुए कहा। दुकानदार से चाय का गिलास लेकर वह एक टेबल पर बैठकर चाय पीने लगा। कुछ मिनटों में उसने अपनी चाय खत्म की और ढाबे के बाहर आया तो देखा बस निकल गई है। धूल उड़ाती बस को जाते देख नकुल भी चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ लगा देता है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता, बस वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नकुल वापस ढाबे की ओर लौट आता है। ढाबे के पास आकर वह देखता है कि ढाबे का मालिक ताला लगाकर जा रहा है। वह बोला, अरे भाई, अभी तो बस 5 बजे हैं, अभी से ढाबे में ताला लगाकर कहाँ जा रहे हो। नकुल को अपने पीछे खड़ा देख दुकानदार ने कहा, अरे तुम अभी तक यहीं हो, लगता है तुम्हारी बस छूट गई, अब तो तुम्हारा भगवान ही भला करे। नकुल ने चौंकते हुए कहा, कैसी अजीब बातें कर रहे हो, आखिर मतलब क्या है तुम्हारा। अरे बाबूजी, मैंने आपको बताया ना, यह ढाबा जंगल के बीचों बीच बना हुआ है, अब सुबह होने तक यहाँ से कोई बस नहीं गुजरने वाली है। यह जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं, आप बस इतना समझ लीजिए कि दिन ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं ठहरता, इसीलिए आपका ड्राइवर भी यहाँ से बस भगा ले गया। अरे भाई, ऐसा क्या है यहाँ जो दिन ढलने के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता। लेकिन नकुल की बात का जवाब दिए बिना ढाबे वाला अपने ढाबे में ताला लगाकर घड़ी की ओर देखते हुए तेजी से वहाँ से निकल जाता है। यह देख नकुल फुसफुसाते हुए बोला, बड़ा ही अजीब आदमी था, शाम के 5 बजे ही ढाबा बंद करके भाग गया, ऊपर से पता नहीं क्या बहकी बहकी बातें कर रहा था। गांव के लोग अफवाह फैलाने में उस्ताद होते हैं, यह तो मानना पड़ेगा। इसके बाद नकुल अपना मोबाइल निकालकर अपनी लोकेशन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सड़क से लगते हुए आगे ही एक छोटा सा गांव है। यहाँ तो दोनों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। अगर ढाबे वाले की बात सच है तो इसका मतलब है अब रात में इस रास्ते से कोई भी बस नहीं गुजरने वाली है। रात में इस जंगल के रोड पर रुकना सेफ नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, गाँव में जाकर मदद मांगने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है वहाँ मुझे रात बिताने के लिए कोई जगह मिल जाए। यह सब सोचकर नकुल उस जंगल वाले रास्ते पर तेज कदमों से चला जा रहा था। शाम के 5:30 बज चुके थे। सर्दियों के दिन होने के कारण दिन ढल चुका था और चारों ओर अंधेरे ने अपना कब्जा जमा लिया था। अंधेरे से रह रहकर आती जंगली जानवरों के रोने की भयानक आवाज़ें उसके दिल को दहला रही थी। अरे यार, इस जंगल में तो जंगली जानवर भी हैं, शायद इसी वजह से अंधेरा होने के बाद यहाँ से कोई बस नहीं गुजरती है। नकुल मन ही मन अटकलें लगाता आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसे सड़क के दूसरे छोर पर एक गांव दिखाई पड़ने लगता है। गांव को देखते हुए फुसफुसाया, कैसा गांव है ये, बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है, ऐसा लगता है पूरे गांव में बिजली ही नहीं है। गांव की सीमा से लगभग 200 मीटर पहले पीपल के पेड़ों का झुंड दिखाई दे रहा था। जैसे ही नकुल उस झुंड के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। अपना वहम दूर करने के लिए वह पीछे मुड़कर देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगता है, उसे फिर से एक आहट और चीख की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्ति है जो मुझे इस गांव में घुसने नहीं देना चाहती है। हाईवे पर घूमते छलावों की कहानी तो मैंने भी सुन रखी है, कहीं इन पेड़ों पर कोई छलावा तो नहीं है। आसपास का सन्नाटा और अंधेरा देखकर अब नकुल को भी डर लगने लगा था। उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि तभी उसे पेड़ों के पीछे से झांकते किसी आदमी का आधा शरीर दिखाई दे जाता है। ए, कौन हो तुम? मैंने पूछा, कौन हो? तुम ही इतनी देर से आवाज़ें निकालकर मुझे डरा रहे हो ना? नकुल की बात सुनकर वह आदमी पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। वह कोई तकरीबन 20-22 बरस का नौजवान लड़का था जिसके लंबे लंबे घुंघराले बाल थे और उन बालों से उसका आधा चेहरा ढका हुआ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, क्या तुम्हें भी कोई आवाज़ सुनाई दी? नकुल ने अपने डर को छिपाते हुए तेज आवाज़ में कहा, ज़्यादा बनो मत, मेरे नज़दीक मत आना, देखो मैं अभी पुलिस का नंबर मिला दूंगा, दूर हटो। उस नौजवान ने कहा, अरे मैं कोई चोर हूँ क्या जो तुम पुलिस को बुलाओगे? डरो मत, मैं भी डर के कारण ही यहाँ छुपा हुआ था। नकुल बोला, डर? आखिर किसका डर? नौजवान ने कहा, देखो मैं पास के गांव में रहता हूँ, आज मेरी भैंस चरते चरते न जाने कहाँ निकल गई, उसे खोजते खोजते दिन ढल गया और मैं इस मनहूस गांव के पास आकर अटक गया। नकुल बोला, अरे अटक गया से क्या मतलब है? जंगल में ऐसे पेड़ के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा, या तो सुबह तक तुम ठंड से अकड़ जाओगे
या कोई जंगली जानवर तुम्हें मारकर खा जाएगा। चलो अंदर गांव में चलकर मदद मांगते हैं। उस आदमी ने कदम पीछे करते हुए कहा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं इस गांव के आसपास भी नहीं जाने वाला और तुम्हें भी यही कहूँगा कि चले जाओ यहाँ से। यह सुन नकुल ने मन ही मन कहा, यह आदमी क्यों नहीं चाहता कि मैं इस गांव में जाकर मदद मांगूं? मुझे तो यह आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं यह सच में कोई लुटेरा हुआ तो? यह भी तो हो सकता है कि यह कोई भूत प्रेत हो, ऐसे अचानक से पेड़ के पीछे से प्रकट हो गया। मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। यह सोचकर नकुल ने तेज आवाज़ में कहा, देखो भाई, तुम्हें अपनी भैंस बकरी जहाँ ढूंढनी है ढूंढो, मेरा रास्ता छोड़ो। मैं जाकर गाँव में अपनी रात बिताने का इंतजाम कर लेता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें सचेत करना मेरा काम था, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। नकुल गहरे अंधेरे को चीरते हुए तेज कदमों से गांव की सीमा में घुस गया था। सामने कुछ दूरी पर 2-3 कच्चे पक्के से घर दिखाई दे रहे थे। नकुल अपने मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने के घर के बाहर लगे पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अगले ही पल वह औरत जोर जोर से हंसते हुए पेड़ पर उल्टी लटकी हुई दिखाई देने लगी। यह देखते ही नकुल की नसों में खून जम गया। वह उल्टे पांव वहां से भागते हुए फिर से उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो वह आदमी उसे कुछ दूरी पर पैदल जाता हुआ दिखाई दिया। लगता है मुझसे गलती हो गई, वह आदमी सच कह रहा था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस गाँव में। नकुल दौड़ते हुए उस आदमी के पास पहुँच जाता है और हाँफते हुए बोलता है, आप ठीक कह रहे थे, वह गाँव, वहाँ कुछ तो है। मैंने अपनी आंखों से एक औरत को पेड़ पर उल्टा लटक कर हंसते हुए देखा है। वह नौजवान लंबी सांस भरते हुए बोला, मैं जो बताऊंगा उस पर यकीन कर पाओगे? क्यों नहीं, मुझे आप पूरी बात बताइए। आखिर इस गांव का क्या रहस्य है? वह व्यक्ति बताना शुरू करता है, जिसको तुमने अभी अभी पेड़ पर लटके हुए देखा, वह कोई औरत नहीं बल्कि प्रेत था। यह गाँव पिछले 75 सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई नहीं रहता है। नकुल ने पूछा, तो इस गाँव में रहने वाले लोग आखिर कहाँ चले गए? व्यक्ति ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आज़ादी से पहले की बात है। देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी। उस अंग्रेजी हुकूमत में जो हिंदुस्तानी अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वह ऐसे छोटे छोटे गांव पर राज किया करते थे। इस गांव में रहने वाली एक लड़की पर एक रोज़ एक अंग्रेज अफसर की बुरी नज़र पड़ गई। जब गांव के मुखिया को पता चला कि अंग्रेज अफसर गांव की लड़की को पसंद करता है, तो उसने उस लड़की के बाप को खूब डराया धमकाया और उसकी बेटी को अफसर के साथ भेजने के लिए कहने लगा। लड़की के बाप ने गाँव के लोगों को इकट्ठा कर कहा, भाइयों, आज मेरी बेटी पर उस अंग्रेज ने बुरी नज़र डाली है। कल को यह किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। इसीलिए हमें इस अंग्रेज से बिना डरे उसका विरोध करना होगा। हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर बात आए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सभी गांव वालों ने भी एक स्वर में कहा, हाँ, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगले ही दिन लड़की का पिता पास के एक गांव में जाकर अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देता है और दूल्हा बारात लेकर गांव में पहुंच जाता है। हर तरफ खुशी का माहौल था। गांव के सारे लोग शादी में शामिल होने के लिए मंडप में जमा थे। दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ बारात के साथ दरवाजे पर खड़ा था कि उसी समय मुखिया को यह खबर लग गई कि रूपा की शादी हो रही है। मुखिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा, अब इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरे समझाने के बाद भी ये रूपा की शादी करवा रहे हैं। इससे पहले कि वह गोरा अंग्रेज मेरी खाल खींचे, मुझे इन सबको सबक सिखाना होगा। मुखिया अंग्रेज सैनिकों के साथ आधी रात को गांव में घुसा और रूपा के घर पर पेट्रोल छिड़कवा कर चारों ओर से आग लगा दी। पूरा का पूरा गांव एक ही दिन में उस आग में खत्म हो गया। लेकिन मरने के बाद भी गांव वालों की आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से लेकर आज तक वो लोग इस गांव में ही भटक रहे हैं। मुखिया और उसके सभी आदमियों को मारकर उन्होंने अपनी मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन उस दिन के बाद से यह गांव हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। इसीलिए अंधेरा होने के बाद गांव की सीमा को पार करने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है। आज तक जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। इस घटना के 76 साल बीतने के बाद भी उस गांव में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। नकुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लेकिन अब हम रात कहाँ गुजारेंगे? आओ मैं एक जगह बताता हूँ। वह आदमी नकुल को लेकर एक पुराने से घर में चला गया। उसने कहा, यह जगह थोड़ी पुरानी है, लेकिन यहाँ कोई खतरा नहीं है। तुम सुबह तक यहाँ रुक सकते हो। गांव की खौफनाक कहानी सुनकर नकुल का रोम रोम डर से कांप रहा था, क्योंकि वह उस गांव की सीमा में पैर रखकर लौट आया था। उसने उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई, अपना नाम नहीं बताया आपने? उस नौजवान ने कहा, श्रीकांत। नकुल को उस पुराने से मकान में छोड़कर श्रीकांत वहाँ से बाहर निकल गया। डर के मारे नकुल का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन पता नहीं कब उसकी आंख लग गई और सुबह उसकी आंख खुली बस के हॉर्न की आवाज़ से। सुबह का उजाला उस टूटे फूटे पुराने कमरे को रोशन किए हुए था। कमरे में चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए अचानक नकुल की नज़र शादी के कार्ड पर जाकर थम गई, जो सामने टेबल पर रखी कुछ किताबों के पास बिखरे पड़े थे। किसी की शादी का कार्ड लगता है। उसने जाकर उस कार्ड को उठाया और पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, रूपा संग श्रीकांत, 22 दिसंबर 1946। यह पढ़ते ही नकुल का पूरा शरीर कांप उठा। जिस आदमी ने उसकी जान बचाई थी वह कोई इंसान नहीं था, वह भी तो उन्हीं में से एक था, रूपा का दूल्हा श्रीकांत, जो अब तक भटक रहा है। बस के हॉर्न ने नकुल को और सोचने का वक्त नहीं दिया। वह बिना पीछे देखे बस की ओर भागा, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए गूंजता रहा, श्रीकांत ने मेरी जान क्यों बचाई?